गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आई होप मैंने जो आपको कंटेंट भेजा था हाईलाइटेड फॉर्म में आपने बहुत अच्छे से करा होगा। ओके क्लास, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट होने जा रहा है। दिस इज़ द लास्ट सेकंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अभी तक बेटे हमने क्या क्या करा है, पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर कहाँ तक करा है। कल तक हमने स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पूरा टॉपिक हमने कल कंप्लीट करा था, जिसमें 3 पर्सपेक्टिव आते हैं, जिसमें 3 मेन टॉपिक्स आते हैं अंडर द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। नंबर 1 आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन आपकी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको बोला था कि स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं विच आर एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिक्स। लेकिन बेटे स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, किसके लिए? इकॉनमी के लिए। हमारे देश की सरकार को बहुत तरीके की पॉलिसीज़, डिसीशंस और डेटा चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ें हमें किस सब्जेक्ट की हेल्प से मिलती है बेटे, किस टूल से मिलती है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। तो बहुत सारे फायदे भी हैं स्टैटिस्टिक्स के। ओके सो आज हम वो टॉपिक करेंगे बेटे, व्हाट आर द मेन फंक्शंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट्स वेरी जनरल, आप अपने वे से भी लिख सकते हैं। डोंट ट्राई टू क्रैम इट बेटे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, नंबर 1, these are the following advantages, functions and importance of statistics. Number 1, quantitative expression of economic problem. अब हम बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा भाई, बढ़ रही है तो किस रेट से बढ़ रही है? हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है, नेशनल इनकम कम है तो कितने से कम है? ये जो डेटा है, ये डेटा हमें कौन कलेक्ट कर देता है बेटे? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हुआ? जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हर 10 साल में सेंसस ऑफ इंडिया ड्यू होता है, ठीक है, कंडक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन रिगार्डिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल फीचर्स, मतलब उनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करा जाता है। उस डेटा से हमें ये पता चलता है, अच्छा मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितने लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने परसेंटेज से अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब नंबर, उसका परसेंटेज, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इन नंबर्स मुझे कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास, सेकेंड आता है बच्चे इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब एक बात बताइए बच्चे, इंटरसेक्टर का मतलब सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन। डेटाबेस, जैसे सेक्टर्स आपने पढ़ा होगा बिजनेस में भी, हमारे यहाँ पर कितने सेक्टर्स हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। हर सेक्टर प्रोडक्शन करता है, तो किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मेरे देश में? तो ये क्या करा मैंने? इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। क्लियर हुआ भाई? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, या टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है? ये डेटा मुझे कौन कलेक्ट कर देगा? ये डेटा मुझे कौन एनालाइज कर देगा? दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ये तो कौन सा कंपैरिजन हुआ बच्चे? इंटरसेक्टरल। अब आता है बच्चे इंटरटेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर समझाया था। क्रोनोलॉजिकल को टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। टेम्पोरल का मतलब विच इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, अब मैं बोल रही हूँ इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरटेम्पोरल का मतलब टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपैरिजन करूँ, जैसे आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और अर्लियर सिचुएशन क्या थी, या आज से पिछले साल क्या थी, तो मैंने टाइम वाइज क्या करा? कंपैरिजन करा ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे पॉपुलेशन का, जैसे बर्थ रेट का, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ का, जैसे नंबर ऑफ डॉक्टर्स का, कि भाई लास्ट ईयर इतना था और करंट ईयर इतना है। ये डेटा मुझे किसने कलेक्ट करके दिया? ओवर द टाइम पीरियड, ताकि मैं ओवर द टाइम पीरियड कंपैरिजन कर सकूं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
तो मुझे सेक्टर्स के बीच में डेट कंपैरिजन करना है तो डेटा चाहिए, टाइम्स के अकॉर्डिंग ओवर द टाइम फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम अगर मुझे कंपैरिजन चाहिए तो मुझे डेटा चाहिए। तो वो डेटा कलेक्ट कर कर कौन देता है बच्चे? स्टैटिस्टिक्स। एनालाइज करके कौन देता है बच्चे? स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हेल्प से मैं कंक्लूजन और रिलेशनशिप और कंपैरिजन पॉसिबल कर पाती हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आप खुद ही देख लीजिए, अभी ये एपिडेमिक टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। जितनी भी कोरोना पेशेंट, जितने भी इन्फेक्टेड हैं, नंबर्स आपके सामने आ रहा है। इट इज़ डेटा, इट इज़ इटसेल्फ अ डेटा, है ना। कितने कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, कितनों की डेथ्स हो चुकी है, डेथ रेट क्या है, इट इज़ ऑल डेटा, है ना। और इस डेटा को हैंडल करने वाला सब्जेक्ट क्या है बच्चे? स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब मैं ये देख रही हूँ मेरा देश जो मतलब हम जो तरक्की जीडीपी 7.5% की हमने जो सोची थी जीडीपी ग्रोथ रेट, हम इस कोरोना की वजह से हम वो अचीव करने में अभी कामयाब नहीं रहेंगे फिलहाल कुछ टाइम के लिए। क्लियर हुआ बच्चे? इट मीन्स कोरोना आना, इसका मतलब मेरी इकॉनमी की जीडीपी गिर रही है। लॉकडाउन में कितने सारे बिजनेसेस डाउन पड़े हैं, शट पड़े हैं, है ना, क्योंकि हमें हेल्थ प्रायोरिटी मिल रही है। लेकिन बच्चे एक बात देखिए, मेरे देश का प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा है, किसके कारण? कोरोना की वजह से। इसका मतलब कोरोना का आना मेरे देश की जीडीपी को कम करना, इवन वर्ल्ड की जीडीपी को कम करना, ये क्या आ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैंने डेटा की हेल्प से एस्टैब्लिश करा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो स्टैटिस्टिक्स मुझे हेल्प करता है क्या? एक सिचुएशन को जांचने में, एक सिचुएशन का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाने में। जैसे आप देखो, अब अगर कोई ब्रांड अपने प्राइसेस को कम करता है, उसकी सेल बढ़ती है ना। मतलब अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर दूंगी तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ना इज एन इफेक्ट और प्राइस को कम करना इज अ कॉज। तो ये क्या एस्टैब्लिश हुआ बेटे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? एक बारी से ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता बच्चे, ये बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करा जाता है डेटा, तब जाके ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। अभी मैंने बोला प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। जब हम इसको बहुत बार एनालाइज करते हैं तो सेम रिलेशनशिप मेरे सामने आती है, और इस थ्योरी को मैं क्या बोलती हूँ बेटे? डिमांड थ्योरी। क्या बोलती हूँ बच्चे? डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि अगर प्राइसेस घटेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा में ये चीज़ एस्टैब्लिश कर पाई, ये थ्योरी बना पाई। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब मैंने बोला भाई ये कोरोना आया है, हमारे इकोनॉमिस्ट काम पर लग गए हैं, प्लान करने लग गए हैं भाई कब तक हम इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। कोई कहता है 3 साल में, कोई कहता है 5 साल में, क्योंकि रिसेशन चलने लग गया। रिसेशन का मतलब कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है देश की। रिसेशन का मतलब है कि जो टोटल डिमांड है मेरे देश में वो कम होती जा रही है। आप खुद देखिए बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस लॉकडाउन में बंद हैं, काम नहीं कर पा रहे, तो इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है। तो इट मीन्स उन लोग को अपनी खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम होएगी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। एक देश की इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होती है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। हुआ ना बच्चे? तो ये फोरकास्टिंग ही तो चल रही है कि जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, जो डेटा मेरे पास पिछले बहुत सालों का अवेलेबल है, उसके बेसिस पर मैं आने वाले साल की प्रिडिक्शन करूँ। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर इसी तरीके से, बिफोर कोरोना टाइम की मैं बात कर रही हूँ, अगर इसी तरीके से देश में काम चलता गया तो बहुत जल्दी हम 7.2% की जीडीपी अचीव कर लेंगे। था ना ये चीज़?
तो ये फोरकास्टिंग करी गई थी ना आने वाले साल के लिए, तो ये फोरकास्टिंग हमारे को कौन करने में हेल्प करता है? डेटा, ठीक है। और वो डेटा हमें कौन कलेक्ट करके देता है, कौन एनालाइज कर देता है? दैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हुआ बच्चे? सो statistics helps in formulation of forecasting. Okay, last one is formulation of policies. अब मुझे ना डेटा मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या लेगी? डिसीजंस लेगी, पॉलिसी बनाएगी, है ना बेटे? कैसे कैसे पॉलिसी बनाएगी? मे बी सकुशल रोजगार योजना बना के बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है ना? ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के डिसीजंस लेती है, ठीक है। जैसे एक एक्ट भी पास करा था 2005 में जिसका नाम है मनरेगा, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस, ये सारी योजनाएं, ये सारी पॉलिसीज़ बनाने में हमें किसने सपोर्ट करा ताकि हम इस तरीके के डिसीजंस ले पाएँ, इस तरीके की पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर पाएँ? हमें डेटा चाहिए और वो डेटा स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया। सो दीज आर द मेन फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इट्स वेरी जनरल, सिर्फ आपको हेडिंग वाइज समझ आना चाहिए। आप अंदर का कंटेंट एज वेल एज एग्जाम्पल खुद से बनाकर लिख सकते हैं बेटे। डोंट क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, yes class, now the last topic in the first chapter is distrust of statistics. बेटे सबसे पहले तो मुझे पता चलना चाहिए डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ना होना, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ बिलीफ और लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन समथिंग। इफ आई टॉक अबाउट डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रस्ट मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास, अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज फुल ऑफ लाइज, झूठ से भरी पड़ी है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि व्हाई आर दे यूजिंग सच वर्ड्स। मैं आपको बता सकती हूँ बेटे, मैं बार बार बोलती हूँ कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने ढंग से, अपने सेल्फिश मोटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो मिसयूज़ कर रहे हैं किसका? स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ फुल ऑफ लाइज। स्टैटिस्टिक्स तो एक कच्चा मिट्टी है जिसको आप गुड एंड बैड दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब भगवान का भी रूप दे सकते हो और राक्षस का भी रूप दे सकते हो। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी कोई चीज़ गलत प्रूव नहीं करता है। कौन करता है? जो पर्सन, जो एक्सपर्ट, जो स्टैटिस्टिशियंस उस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं इन अ रॉन्ग मैनर, तभी ये डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अराइज होता है, ठीक है बच्चे। सो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चे? डिस्ट्रस्ट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। सम पीपल हैव वेरियस ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइस, झूठ से भरा पड़ा है, ठीक है, मतलब सब चीज़ें अच्छा दिखा के झूठ बोलता है कौन? स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। मैं आपको पहले बात बोल रही हूँ, अगर मैंने जो चीज़ सोचा हुआ मैं डेटा को उसी के अकॉर्डिंग ही प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को प्री डिटरमाइंड सेल्फिश मोटिव को अंजाम देना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही डेटा को मैनिपुलेट कर रही हूँ, जिससे क्या हो रहा है? लैक ऑफ ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। आगे, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। जैसा आप चाह रहे हो, आप उस स्टैटिस्टिक्स तो एक कच्ची मिट्टी, एक क्ले है जिसको आप भगवान भी बना सकते हो, जिसको आप डेविल की शेप भी दे सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि स्टैटिस्टिक्स इज रॉन्ग, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। कौन प्रॉब्लम करता है? द पर्सन, द एक्सपर्ट्स हु यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर देयर सेल्फिश मोटिव। क्लियर हुआ बच्चे? सो इट इज़ वन ऑफ द गुड टॉपिक्स जो हमें समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। ओके, अब आते हैं बेटे, व्हाट कॉजेज दिस डिस्ट्रस्ट। भाई क्या है जो लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अराइज करता है, कॉज करता है? बच्चे सबसे पहले बायसनेस, पार्शियलिटी,
अगर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, अगर इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देता है, अगर बेटे वो करप्टेड है या वो बायस्ड है या वो पार्शियल है, तो स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, किसकी प्रॉब्लम है? जिस इन्वेस्टिगेटर ने स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ली। ओके, सेकंड वन, अगर मेरे माइंड में कुछ डेटा कलेक्ट करने से पहले कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, तो मैं उस डेटा को उसी के अकॉर्डिंग ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगी, जिससे क्या कॉज हुआ? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास, अगर बच्चे मैंने बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी प्लान से कोई काम कर रही हूँ, बिना रेफरेंस को कंसीडर करे कोई काम कर रही हूँ, तो क्या अराइज होगा बच्चे? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ना नेक्स्ट वन इज हाउ टू रिमूव दिस डिस्ट्रस्ट। अब मैं इस डिस्ट्रस्ट को कैसे रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज कर सकती हूँ? बेटे सबसे पहले आपको पार्शियल या बायस्ड नहीं होना चाहिए। आपको जितनी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए उनको समझकर रैशनल मतलब समझदारी से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए। आपको कभी भी कुछ रॉन्ग मैनर में अपने सेल्फिश मोटिव के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? इस तरीके से बच्चे मैं क्या कर सकती हूँ? रिमूवल ऑफ दिस डिस्ट्रस्ट। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव रिमूवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, क्योंकि लोग बायस्ड हैं, अपने सेल्फ मोटिव के लिए वो ये काम करते ही करते हैं। काम गलत करते हैं जो बंदे, जो पर्सन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉब्लम किसके ऊपर लगाते हैं? क्वेश्चन किसके ऊपर उठाते हैं? स्टैटिस्टिक्स को, जो चीज़ वो बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चे, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई होप मैंने जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में दिए थे, आई होप आप सबने कर लिए होंगे। ओके क्लास, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसको बाय टुमारो ओनली सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा नहीं था, इट्स वेरी जनरल टॉपिक इंडीड, जो हमने पहले भी काफ़ी बार समझ चुके थे इनडायरेक्टली। ओके, तो सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। यस क्लास, नाउ द सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझेंगे तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटे, ध्यान से देखिए। चैप्टर सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा, द वेरी फर्स्ट स्टेज of data handling या very first stage of statistics, that is collection of data। अब डेटा का मतलब है नंबर से, है ना? अगर मैं डेटा को ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी तो मुझे वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल डेटा है मेरी बहुत काम का है, इसको कलेक्ट कैसे करूँगी? सबसे पहले तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा बेटे डेटा कितने तरीके का होता है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चे, डेटा दो तरीके का होता है। एक डेटा जो मैं खुद से कलेक्ट करती हूँ, जिसको पहले कभी भी किसी ने कलेक्ट नहीं करा था, मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, जो अभी तक कभी भी मतलब अवेलेबल नहीं है, किसी ने भी कलेक्ट नहीं करा, जिसको मैंने खुद अपने काम के लिए कलेक्ट करा। सो इट इज़ फर्स्ट हैंड डेटा। जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है बच्चे, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। क्लियर हुआ? अब दूसरा डेटा होता है जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर में से या म्युनिसिपल कमेटी के डेटा से कलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये डेटा मैंने खुद से कलेक्ट नहीं करा, मैंने किसी और का डेटा यूज़ करा। इट मीन्स ये फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, इट इज़ व्हाट? इट इज़ सेकेंड हैंड डेटा, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ जिसको पहले कोई और कलेक्ट कर चुका है, तो मैंने सेकेंड हैंड डेटा को यूज़ करा। सो डेटा दो तरीके के होते हैं बेटे, वन जो मैं खुद से फर्स्ट हैंड ली या फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट हैंड डेटा, मीन्स प्राइमरी डेटा। ठीक है, सेकेंड होता है बच्चे सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब जिसको मैंने खुद से कलेक्ट नहीं करा, फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, ये तो कभी किसी और ने कलेक्ट करा था, ये
कोई और पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, उन्होंने क्लिक करा और मैंने उसका यूज़ करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज ना न्यूज़पेपर में एक डेटा आया, सपोज जीडीपी के लिए आया। ये जीडीपी मैंने तो नहीं कलेक्ट करी, मैंने तो कैलकुलेट नहीं करी खुद से डेटा को कलेक्ट करके, नहीं ना, मैंने न्यूज़पेपर में से इस चीज़ को यूज़ करा। तो मेरे लिए डेटा क्या बन गया बच्चे? सेकेंड हैंड डेटा, मतलब सेकेंडरी डेटा। क्लियर हुआ? अब मैं इस चैप्टर में बच्चे यही पढ़ूंगी, 3 मेन टॉपिक्स पढ़ूंगी। नंबर 1 टाइप्स ऑफ डेटा, नंबर 2 सोर्सेज ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नंबर 2 सोर्सेज, कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे। और नंबर 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, और कैसे कैसे कलेक्ट करा जाता है, प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा कैसे होता है। तो इन सब के मेथड्स हम पढ़ेंगे। सोर्सेज मतलब कहाँ से लिया गया, मेथड्स मतलब क्या टेक्निक यूज़ करी, किस मेथड से, किस वे से, किस मैनर से हमने ये डेटा कलेक्ट करा। ठीक है भाई, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेरी फर्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा। ओके क्लास? हाँ जी क्लास, सेकेंड चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक, अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो ये अगर मैं सिर्फ ये वाला कॉलम देखूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर मैं ये वाला कॉलम देखूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगर मैं ये पूरा डिफरेंस का स्ट्रक्चर देखूँ, सो ये एक और आंसर बनता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके क्लास, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चे, अगर मुझे कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा चाहिए तो मैं खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, इट मीन्स वो ऑलरेडी कलेक्टेड नहीं है, मैंने उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा है, इट इज़ फर्स्ट हैंड डेटा, सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर मैंने डेटा कलेक्ट करा, मैंने यूज़ करा और बाद में ना मैंने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, अब जो पर्सन न्यूज़पेपर में से इसको पढ़ रहा है, मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा, मेरे लिए प्राइमरी है, लेकिन जिस पर्सन में न्यूज़पेपर में से पढ़ा उस पर्सन के लिए डेटा क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि उसने फर्स्ट हैंड कलेक्ट नहीं करा, उसको तो ऑलरेडी कलेक्ट करा हुआ मिल गया, वो सेकेंड टाइम यूज़ कर रहा है, फर्स्ट हैंड मेरा था और सेकेंड हैंड उसका था। क्लियर हुआ बच्चे? सो आप खुद बताइए बच्चे, जो डेटा आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा विश्वास होगा, या जो डेटा आपको ऑलरेडी न्यूज़पेपर में से मिल रहा है उस डेटा के ऊपर आपको विश्वास ज़्यादा होगा? सोच कर देखिए, जो काम हम खुद से करते हैं, प्रॉपर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, हम उसको बहुत ही रिलायबिलिटी से करते हैं बच्चे, इट मीन्स उस डेटा के ऊपर विश्वास ज़्यादा होगा, इट मीन्स प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। क्लियर हुआ बच्चे? अब बेटे प्राइमरी डेटा मैं खुद से काम कर रही हूँ, एक चीज़ जगह जगह जाके डेटा को कलेक्ट करना, एक चीज़ न्यूज़पेपर में से ले लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगेगा, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है? एक एक पर्सन के पास जाकर डेटा को कलेक्ट करना, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन्स प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हमें टाइम, एफर्ट्स एंड मनी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात कर रही हूँ, मैं गई हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसने डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट करा हुआ है, उसका फॉर्म फिल करा और डेटा ले लिया, ये तो मैं डेटा को ले रही हूँ, मैंने खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करा, इट मीन्स सेकेंडरी डेटा में टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट का मतलब मनी कम खर्च होता है। ठीक है बच्चे? अब मैं जो खुद से डेटा को कलेक्ट करूँ, मैं उस वे में करूँगी जिस वे में मुझे इसको यूज़ करना है। गेटिंग मी? प्राइमरी डेटा मैं खुद से कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं उसी तरीके से और उसी फॉर्म में उसको कलेक्ट करूँगी जिस फॉर्म में मुझे उसको आगे यूज़ करना है। इट मीन्स मुझे उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट करा हुआ है, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसको प्रिकॉशनरी मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस लेकर उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। क्लियर हुआ बच्चे? अब प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं और सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा बोलते हैं बच्चे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा।
बोर्ड पे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है बेटे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम में बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा है, सेकंड कॉलम में प्राइमरी डेटा एंड थर्ड कॉलम में मैंने सेकेंडरी डेटा को लिखा है। अब जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का क्या है, ओरिजिनलिटी। आप खुद बताओ बेटे, ओरिजिनल डेटा कौन सा होगा, जो आपने क्लिक करा है, दैट इज ओरिजिनल डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा। सो दिस इज द ओरिजिनल डेटा, इट इज़ नॉट द ओरिजिनल डेटा। जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा। और जो ओरिजिनल डेटा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा, मीन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, जो मैंने खुद से फर्स्ट हैंडली उसको कलेक्ट नहीं करा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग। कॉस्ट में टाइम भी आ रहा है, एफर्ट्स भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। अभी मैंने बताया प्राइमरी डेटा आप खुद से हर एक चीज़ खुद से कर रहे हो, तो उसमें टाइम, पैसा, हार्ड वर्क, एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। ठीक है। सो प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व्स ह्यूज मनी या ह्यूज कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स, बट सेकेंडरी डेटा सेव्स आवर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटे रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास करने लायक है या नहीं, आप खुद बताओ। जो डेटा आपने खुद से बिना बायसनेस के कलेक्ट कर रहा है, तो उस पर आपकी रिलायबिलिटी, विश्वास ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को मैं उसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकती जैसा मैंने किसी और से लिया, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी, प्रिकॉशंस का यूज़ करते हुए उस डेटा को यूज़ करूँगी। ठीक है। सो प्राइमरी डेटा इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, मतलब लेस एरर्स होती हैं, बट सेकेंडरी डेटा इज़ लेस रिलायबल, ये कम विश्वास के लायक है और इसमें शुद्धता भी कम होती है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेन सोर्सेज। अब प्राइमरी डेटा are collected by some agency and the person by adopting various methods, जैसे पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको मैं अभी आपको मेथड्स में समझाऊंगी प्राइमरी डेटा के। ओके। बट सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, बट इसको प्रोसेसिंग करी जाती है अपने वे से बाय डिफरेंट एजेंसीज एंड द पर्सन्स जो इस सेकेंडरी डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। ओके। नाउ वे ऑफ यूज़, वे ऑफ यूज़ मतलब किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कलेक्ट करा वैसे यूज़ कर लिया, चेंजेस करके यूज़ करा। आप खुद ही बताइए बेटे, प्राइमरी डेटा को तो आप अपने अकॉर्डिंगली तो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से यूज़ कर लोगे। इट मीन्स हमें इसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। सो वे ऑफ यूज़ ऑफ प्राइमरी डेटा इज़, प्राइमरी डेटा इज़ यूज्ड एज इट इज़, ये जैसा है मैं वैसा उसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने कलेक्ट कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से कलेक्ट करा होगा, तो इट मीन्स उसमें मुझे कोई चेंजेस, कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट अबाउट सेकेंडरी डेटा, ये तो किसी और ने कलेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स मुझे इसको बहुत केयरफुली, मैं उसी ढंग से इसको यूज़ नहीं कर सकती जैसा कि किसी और ने कलेक्ट करा हुआ है अपने लिए। मुझे अपने तरीके से इसको केयरफुली प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके क्लास। सो ये क्या है बच्चे, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके। यस क्लास, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ कम्स सोर्सेज ऑफ डेटा, कहाँ से लाए। प्राइमरी डेटा बेटे कहाँ से लाऊंगी, ये डेटा तो अभी तक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अभी तक भी किसी ने ये डेटा कलेक्ट नहीं करा गया। अगर मुझे चाहिए बेटे, जहाँ से चाहिए, जिस पर्सन का डेटा चाहिए, मैं उस पर्सन के पास जाऊंगी, उससे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस पूछूंगी और डेटा को कलेक्ट कर लूँगी। इट मीन्स जिससे मुझे डेटा चाहिए था, जिस चीज़ का मुझे डेटा चाहिए था, मैं वहाँ गई, मतलब मैं उस ओरिजिन पर गई और उस ओरिजिन सोर्स से मैंने अपने डेटा को कलेक्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कॉलोनी में, सपोज मेरी कॉलोनी में 10 घर हैं, ठीक है, उस 10 घरों का प्रॉपर डेटाबेस किसी ने भी अभी तक कलेक्ट नहीं करा हुआ। मैंने बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर अपनी कॉलोनी के हर घर में जाकर हर एक डेटा को 1 to 1 रिकॉर्ड करा, उसको कलेक्ट करा। तो ये कौन सा डेटा है बच्चे, प्राइमरी डेटा। क्लियर हुआ। अब दूसरी बात बेटे, अगर मैं यहाँ पे मैं जिस पर्सन के पास गई, वो क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन।
मतलब ओरिजिनल डेटा है, ये फर्स्ट हैंड डेटा है। ओरिजिन का मतलब जिसके बारे में मुझे डेटा चाहिए उस सोर्स को मैं क्या बोलूँगी, ओरिजिनल सोर्स। ठीक है। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है बच्चे, इट रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ डेटा which means collection of data from its source of origin। जहाँ से मुझे डेटा चाहिए मैं उसके पास गई, उस सोर्स ऑफ ओरिजिन से मैंने अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो वो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या कहलाएगा बेटे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तभी इसको ओरिजिनल डेटा बोला जाता है, फर्स्ट हैंड डेटा बोला जाता है। ठीक है बेटे। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे, सपोज मुझे हरियाणा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने डिफरेंट शहरों में अपने इन्वेस्टिगेटर्स को छोड़ा और बोला कि कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट हो रही है और उन्हीं से ओरिजिन के बारे में मुझे डेटा चाहिए। इट इज़ व्हाट, सोर्स ऑफ ओरिजिन मीन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अगर ये डेटा ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट की एजेंसी ने कलेक्ट करा हुआ है और मैं उनसे ले रही हूँ तो ये ओरिजिनल सोर्स नहीं है। ये कौन सा सोर्स है, सेकेंड हैंड सोर्स। तो ये कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर हुआ बच्चे। अब आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इट मीन्स ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन which has already collected it। मतलब मैं खुद से, फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, मैं जो डेटा चाहिए वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करा हुआ है और मैं उससे यूज़ कर रही हूँ, तो वो सोर्स क्या हो गया, सेकेंड हैंड सोर्स। ये सेकेंड हैंड सोर्स क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इट इज़ नॉट ओरिजिनल सोर्स। समझ आया बच्चे। मतलब जिसके बारे में डेटा था पहले एक एजेंसी ने कलेक्ट करा, इट मीन्स ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करा। अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं उन पर्सन्स के पास नहीं जा रही हूँ, अपना टाइम बचाने के लिए इस एजेंसी के पास जाकर वो डेटा ले रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर हुआ बच्चे। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, नंबर 1 प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके क्लास, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, थैंक यू।